हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले और सुस्ती के संकेत, लेकिन भारतीय बाजारों में रहेगी चुस्ती। हफ्ते के आखिरी दिन आने वाली है 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी और देखते हैं पॉलिसी के पहले पॉलिसी के बाद का क्या रहेगा एक्शन। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, क्रेडिट पॉलिसी पर नजर है, वीकेंड सेशन है, नई वीकली एक्सपायरी शुरू हो रही है, इतने सारे ट्रिगर्स हैं। बताएं सर, आज के लिए 4 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आपको क्या दिखाएं? ट्रिगर्स ढेर सारे हैं दीप, जैसा आपने कहा, लेकिन सबसे बड़ा और हमारे लिए अपना ट्रिगर है आरबीआई की आज आने वाली पॉलिसी। 3 दिनों की जो बैठक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसका आज तीसरा दिन है, खत्म हो जाएगी और सुबह 10 बजे आएगी पॉलिसी। अच्छी रिकवरी के बाद अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ तो नहीं कहूंगा, लेकिन सपाट क्लोजिंग जरूर मिलती हुई दिखी। निचले स्तरों से देखेंगे तो करीबन 250-250 पॉइंट रिकवर होता दिखा डाउ। हालांकि नेस्डेक 150 पॉइंट के आसपास कमजोरी के साथ ही बंद हुआ, तो वहां पर कोई खास रिकवरी आती नहीं दिखी। जुलाई सीरीज से 4 नए खिलाड़ी वायदा कारोबार में शामिल होते दिखेंगे, तो पुराने भले ही निकल रहे हो, लेकिन नए खिलाड़ियों का वायदा कारोबार में आने का सिलसिला बरकरार है। कोरोना को लेकर सिचुएशन स्थिर है, कंफर्टेबल है। 1,31,000 नए मामले, तो पिछले 3 दिनों से लगातार 1,30,000 के आसपास के मामले आते दिख रहे हैं, जो कि बाजार के लिए राहत का संकेत आप मानकर चल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, तो अब कोरोना की तो चिंता ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, वायदा कारोबार में पार्टिसिपेशन बढ़ने वाला है। पर जो आज का सबसे बड़ा इवेंट है सर, उस पर ही नजर डालते हैं हमारे बाजारों के लिए। आरबीआई पॉलिसी, कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बार पॉलिसी से सर, जिस तरह से पिछले 2 महीनों के लॉकडाउन का एक्शन रहा है? दीप, देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि ज्यादा कुछ तो होगा नहीं, ये बात पक्की है। दरों में बदलाव होना नहीं है, या आप हम सब जानते हैं। जी बिजनेस का जो हमारा बड़ा पोल हमने करवाया है बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट के बीच में और बाजार के जाने माने विशेषज्ञों के बीच में, और सबकी एक ही राय, एक मत राय है कि कुछ भी बदलेगा नहीं, न ब्याज दरें घटेंगी न बढ़ेंगी, ये बात तो तय है। तो फिर हमें देखना सुनना क्या है? 3 चीजों पर नजर रखिए आप आरबीआई की पॉलिसी में। पहला, महंगाई को लेकर आरबीआई गवर्नर कितने चिंतित है, ये सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और क्यों है मैं बता दूं। पहला, ग्लोबली जिस तरह से कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे दूसरी मेटल्स हो, चाहे खाने पीने की चीजें हों, तो ये जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, बाहर से आने वाली महंगाई हिंदुस्तान में जो है, ये आरबीआई गवर्नर साहब के लिए चिंता की बात है। अभी तक हम काबू में हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसी तरह से ग्लोबल इन्फ्लेशन ऊपर रहा, और कई सारे देश अमेरिका को मिलाकर जो ये चाहते हैं कि उनका इन्फ्लेशन बढ़े, डिमांड बढ़े, ताकि उनकी इकोनॉमी में रफ्तार आए, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं होगा। तो आरबीआई गवर्नर वाकई में वेट एंड वॉच वाले मूड में है, या फिर ये कहे कि नहीं, जिस तरह से इन्फ्लेशन ग्लोबली बढ़ रहा है उसको देखते हुए हमारी चिंता है और हमें देखना होगा कि आगे हमें किस तरह से इसे काबू में लाना है, क्योंकि वहां पर उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। कच्चा तेल उनके हाथ में है नहीं, मेटल्स की तेजी उनके हाथ में है नहीं, तो ये जो सारी चीजें हैं, इनको देखते हुए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चिंता गवर्नर साहब के लिए इन्फ्लेशन की रहेगी, और इन्फ्लेशन को लेकर उनके हाव भाव, उनकी बातें ये सुनना समझना बहुत जरूरी होगा। तो बाजार का हल्का फुल्का छोटा रिएक्शन, स्पेशली बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन, इसी एक ट्रिगर पर आएगा, पहली बात। दूसरी बात आई है ग्रोथ को लेकर। अब ग्रोथ को लेकर एक चीज तो साफ है कि जिस तरह की ग्रोथ हुई है, जिस तरह के नतीजे इस तिमाही में आए हैं कंपनियों के, कॉन्फिडेंस तो सबका हाई है, बाजार का भी है, गवर्नर साहब का भी होगा। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर जो आई है, उसके बाद गवर्नर साहब कितना ग्रोथ को लेकर चिंतित हैं, या यूं मान के चलते कि ये एक छोटी लहर थी, कुछ हफ्तों के लिए थी, जो शायद निकल गई, और इसके बाद हम और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस बार की लहर में एक बात साफ दिखी है कि कुछ एक सेक्टर्स छोड़ दें जिनका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है कोरोना का, जैसे कि घूमने फिरने वाले, टूरिज्म, ट्रेवल्स वगैरह, उनको छोड़ दें, होटल्स को छोड़ दें, तो बाकी सेक्टर्स में इस बार है ना, वो बहुत हाई तोबा नहीं है, बहुत ज्यादा बिजनेसमैन दुखी हों, बहुत ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग की या मॉरेटोरियम बढ़ाने की मांग कर रही हो। तो पिछले बार की तरह इस बार ये एक थोड़ा कंफर्ट है, तो शायद गवर्नर साहब ग्रोथ को लेकर ज्यादा चिंतित ना हो और ये माने कि जिस तरह से कोरोना फिर से काबू में आता दिख रहा है, चिंता की खास बात है नहीं। तो ये दूसरा फैक्टर होगा जहां पर उन्हें चिंता नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। वो ये जरूर कहेंगे कि हमारी नजरें हैं, लेकिन डरेंगे नहीं।
तीसरा फैक्टर होता है दीप, जो वो लिक्विडिटी का, क्या बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी है और क्या बाजार में बैंकों के पास लेंड करने के लिए, उधार देने के लिए पैसा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गवर्नर साहब के पास ब्याज दरें बढ़ाने का स्कोप रहता ही नहीं है। इनफैक्ट आगे के लिए वो बॉन्ड यील्ड बढ़ने की बात कहें ये भी नहीं रहता है। और उसकी वजह यह है दीप कि अगर आप देखें पिछले 6 महीने 1 साल में हिंदुस्तान की कंपनियों ने, स्पेशली छोटे मझोले शहरों में जो कंपनियां हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी बैलेंस शीट मजबूत की है। अगर आप देखिए पिछले 6 महीनों की सबसे बड़ी थीम ये रही है डेट रिडक्शन। डेट रिडक्शन का मतलब है कि आपने जिनसे पैसा लिया उन्हें वापस लौटाएं। पैसा लिया किनसे? बैंक से। एक तो पहले ही बैंक के पास पैसा भरपूर है, ऊपर से कंपनियां जो कर्ज लेती है वो वापस लौटा रही है। तो गवर्नर साहब को तो कहीं लिक्विडिटी को लेकर तो कोई समस्या है ही नहीं। लिक्विडिटी उनके लिए भरपूर है सिस्टम में और वो बनी रहेगी। तो मेरे ख्याल से और कोई दोनों फैक्टर्स न्यूट्रल से हैं, ग्रोथ वाले और लिक्विडिटी वाले। सिर्फ एक इन्फ्लेशन का फैक्टर है जो उनके हाथ के बाहर की चीज है काफी हद तक। उस पर गवर्नर साहब का क्या व्यू होता है, यही बाजार की दशा तय करेगा या फिर बॉन्ड मार्केट्स की दिशा तय करेगा। तो मुझे लगता है एक इन्फ्लेशन को लेकर उनके पूरे साल भर के लिए क्या अनुमान आते हैं, अगली तिमाही के लिए क्या अनुमान आते हैं, वही हम देखना सुनना चाहेंगे। जी दीप। बिल्कुल सर, तो कमेंट्री पर ज्यादा ध्यान देना है, एक्शन कुछ बड़ा नहीं एक्सपेक्टेड है गवर्नर साहब की तरफ से, पर बड़ा इवेंट है भारतीय बाजारों के लिए। एंड ऑफ कोर्स जी बिजनेस पर आपको कवरेज सबसे पहले और सबसे बड़ी दिखेगी 9:45 बजे ऑनवर्ड्स। तो हमारे साथ जरूर जुड़ें पॉलिसी कवरेज के लिए भी। बाजार के सभी दिग्गज एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे। पर सर एक और क्वेश्चन था ये पॉलिसी को लेकर ही। आमतौर पर इवेंट रिस्क तो रहता ही है सर, और हम देखते हैं कि इवेंट रिस्क से पहले बाजार थोड़े हल्के हो जाते हैं या थोड़ी कॉशियस पोजीशनिंग हो जाती है। पिछले 10-15 दिनों का एक्शन देखें तो ऐसा बाजार ने कोई संकेत नहीं दिया। कल भी नए रिकॉर्ड्स पर थे बाजार। तो अगर पॉलिसी में कुछ भी ऐसा आता है पॉलिसी में या कमेंट्री में लेकर जो बाजार को पसंद ना हो, तो क्या एक शार्प रिएक्शन उस पर बाजार देते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने हैवी हैं बाजार? देखिए दीप, इस महीने की शुरुआत में या यूं कहें कि इस सीरीज की शुरुआत से हमने एक स्टैंड रखा है। स्टैंड ये है कि भारतीय बाजारों के लिए अपने ट्रिगर्स अब धीमे धीमे गौण होते नजर आएंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे। हफ्ते भर में आप देखिए आप पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स पर डिपेंड हो जाएंगे। तो और उसकी वजह यह कि हम कोरोना के अच्छे आंकड़ों को काफी हद तक पचा चुके हैं। 75-80% कोरोना काबू में आ चुका है। ये बाजार के इस लाइफ टाइम हाई के लेवल पर है। करेक्ट। दूसरा रहा सवाल पॉलिसी के रिएक्शन का। अगर पॉलिसी में कुछ खराब आता भी है और ग्लोबल मार्केट्स खराब नहीं है, तो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स उसे एक मौके के तौर पर देखेंगे नीचे में फिर से एंट्री करने के लिए। तो मेरा ये मानना है, देखिए पॉलिसी की इतनी इज्जत तो होनी चाहिए कि 300-400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए तो गलत नहीं, और खास तौर से लाइफ टाइम हाई पर हो। और अगर हल्का भी संकेत ये आए, देखिए और किसी वजह से तो बाजार में करेक्शन आ नहीं रहा। न कोई ग्लोबल मार्केट्स के सुस्ते से आ रहा है, न कोई एफआईज की बिकवाली या कम खरीदारी से आ रहा है, न घरेलू फंड की बिकवाली से आ रहा है। उसके बावजूद बाजार मजबूत है लाइफ टाइम हाई पर। तो कोई न कोई एक्सटर्नल फैक्टर ही चाहिए जिससे आपको करेक्शन मिले। और वो करेक्शन भी कैसा करेक्शन? एक हेल्दी करेक्शन जिसमें कमजोर ट्रेडर्स थोड़े हल्के हो जाएं और बाजार वापस से चल पड़े। तो वो एक करेक्शन चाहे तो गवर्नर साहब की कमेंट्री के बाद बाजार लेने की सोचे तो हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उस करेक्शन में आपको फिर से खरीदारी का मौका ही बनता हुआ दिखेगा। तो मेरा ये समझना है दीप कि 35,100 से 35,400 की रेंज, ये 300 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर बेहद 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 मजबूत सपोर्ट के तौर पर है। इसलिए अगर गलती से गवर्नर साहब की कमेंट्री के बाद बाजार कमजोर हुआ भी, और बाजार में भी कमजोर होने में एक बात समझ लें, निफ्टी ज्यादा कमजोर होगा नहीं, होना है तो बैंक निफ्टी होगा। और बैंक निफ्टी भी हुआ तो 15,100 15,400 की रेंज में 100% पक्के तौर पर खरीदारी आने की संभावना बनती है। कमजोरी 34,900 के नीचे होगी। तो क्रेडिट पॉलिसी के दिन आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, आपके लिए जो मजबूती का ट्रेंड बना हुआ है बाजार में, ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब बाजार 34,900 के नीचे बंद हो। 34,900 के नीचे बंद हो तो इन्वेस्टर्स को सोचना है बैंकिंग शेयरों में, बैंक निफ्टी पर कि मैं क्या करूं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, 2-4 दिन के लिए पैसा लगाते हैं, तो आपको 35,300 के नीचे बंद होने पर आपको सोचना है कि मैं क्या करूं। अदरवाइज दिन में छोटे मोटे करेक्शन अगर आ जाए, एक बार से ट्रेडर्स हल्के हो जाए और बाजार वापस चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पॉसिबल है, इससे आप मना नहीं कर सकते। मिनट टू मिनट मूव और गवर्नर साहब क्या कहेंगे, बाजार का उस पर क्या रिएक्शन होगा, इसका ठीक ठीक अंदाजा लगाना तभी हो पाएगा जब वो हम उनको सुन लें। लेकिन एक संभावना जो करेक्शन की बनती है वो बन सकती है, लेकिन उस करेक्शन में आपको खरीदारी का मौका ढूंढना है कि मुझे एंट्री कहां करनी है, ये ध्यान में रखिए प्लीज। जी जी दी। बिल्कुल सर, तो
एक बार शार्प रिएक्शन अगर आ भी जाए तो मौका खरीदारी का, या जो ट्रेंड अनिल जी आपको बता रहे हैं पिछले कुछ समय से कि डिप्स का फायदा उठाइए, देखिए कितना बढ़िया एक्शन रहा है। कल 15,700 के ऊपर पहली बार आपने निफ्टी पर भी एक्शन बनते हुए देखा है। तो चलिए सर, फिर आज का भी थोड़ा एक्शन समझ लें एक बार फिर से। कल तो रिकॉर्ड हाई लगे थे, आज किस तरह का सेटअप बता रहा है बाजार? ग्लोबल सेटअप न्यूट्रल साइड पर है, न बड़ी तेजी का न बड़ी मंदी का, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं दीप। और बाकी आपके सेटअप में क्या देखेंगे, एफआईज न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव हैं, डेटा ठीक है कल के, भले एक्सपायरी की वजह से हो वीकली एक्सपायरी, लेकिन वीकली एक्सपायरी में एफआईज का पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता है, सो मेरे हिसाब से ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डीआईज न्यूट्रल है, एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव एवर पॉजिटिव। अभी तक कहीं कोई दूर दूर इस सेंटिमेंट और ट्रेंड में बदलाव के संकेत है नहीं। कम से कम पहला मौका तो दे बाजार जहां पर हम सोचे कि सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस होता दिख रहा है, न्यूट्रल होता दिख रहा है, या फिर ट्रेंड में बदलाव है। तो अभी तक तो कोई ऐसे संकेत है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। और कल भी आप देखिए दीप, बाजार ने पहले सपोर्ट लेवल से ही यू टर्न ले लिया। इस तेजी के मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि बाजार पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेकर घूम जाता है, दूसरे लेवल तक का तो मौका ही नहीं देता लोगों को खरीदारी करने का। तो फिर क्या, तो सिंपल चीज है कि आप बाजार की मजबूती देख रहे हैं। और मंदी के मार्केट में यही होता है दीप, जब भी रिकवरी आती है ना, तो पहले रेजिस्टेंस लेवल को ही पार नहीं कर पाता बाजार, वहीं पर आते ही वापस नीचे। सो ये बाजार का ट्रेंड भांपने के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाजार पहले सपोर्ट लेवल वहां से अगर बार बार घूम रहा है, इंट्राडे में क्लोजिंग बेसिस पर उसे तोड़ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार में मजबूती का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है और बढ़ने वाला है। तो पहली चीज होगी। अब आइए आपके लिए आज का सपोर्ट जोन 15,575, 15,610 नहीं टूटने वाला है आसानी से, ठीक है। फिर भी हफ्ते का आखिरी दिन है, पॉलिसी का दिन है, लोअर लेवल आपके ध्यान में होना चाहिए जो कि ब्लाइंड बाय जोन है, आंख बंद करके। जब ब्लाइंड बाय जोन बोलता हूं तो मुझे भी पता कि वो रेंज आती नहीं है, बहुत मुश्किल है कि वो रेंज आ जाए, कुछ असाधारण सा हो जाए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, या कोई ऐसी खबर अपने पास आ जाए, तब तो अलग बात है। फर्ज करेंगे आज गवर्नर साहब बॉस पॉलिसी खराब दे दें, खराब तो पॉलिसी तो क्या खराब देंगे, खराब बोल दे, और साथ ही डाउ फ्यूचर्स 200-250 पॉइंट नीचे आ जाए, तो आपके लिए ब्लाइंड बाय जोन आएगा। तब 15,460, 15,525 मजबूत खरीदारी की रेंज होगी, जरूर मौका लेना है उसका। ऊपर 15,700, 15,750 हल्की रुकावट है, ऊपर के लेवल तो है नहीं। देखिए ब्लू स्काई जोन में ऊपर के कोई लेवल्स अब तक आए नहीं, पहली बार लाइफ टाइम हाई इन लेवल्स पर आप ट्रेड करें तो 15,700, 15,750 ऊपरी रेंज है। उसके ऊपर अंदाज से, दोनों ही रेंज भाई अंदाज से दिए, कोई मेरे पास लेवल डेटा नहीं है। 15,800, 850 प्रॉफिट बुकिंग जोन, ये कल भी अंदाज से दिया था, 15,700 के आसपास आके रुक गया, आज भी अंदाज से दे रहा हूं ऊपर का। और अंदाज से मतलब एकदम भी अंदाज नहीं है, एफएनओ के डेटा के हिसाब से दे रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दीप कि एफएनओ के डेटा में भी आप देखिए सीरीज की शुरुआत हुई तो डेटा बहुत छोटे हैं, इसलिए आज के लेवल्स में अंदाज ज्यादा है, डेटा कम है जी। बिल्कुल सर, थोड़े लेवल्स निकल कर क्लियर आ रहे हैं, नई वीकली एक्सपायरी भी है, तो नजर रखिए इन फैक्टर्स पर भी। और सपोर्ट पहला ही बाजार ले रहे हैं, दिन के लिए फिर इंपॉर्टेंट रेंज क्या रहेगी सर? दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल भी बताऊं, उससे पहले बैंक निफ्टी का मैं आपको सपोर्ट जोन देना भूल गया। 35,325, 35,425 बैंक निफ्टी के लिए दिन का मजबूत सपोर्ट। अगर देखो बैंक निफ्टी को रुकना है ना दीप, तो यही सबसे बेस्ट लेवल है और एकदम क्लियर कट परफेक्ट वेल डिफाइंड लेवल है, यहां पर रुकना ही रुकना चाहिए, इसके नीचे बैंक निफ्टी जाना नहीं चाहिए। अगर 35,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो ही कमजोरी की पहली संकेत है। ये रेंज होल्ड होनी चाहिए, मेरे हिसाब से होगी। अगर पॉलिसी के बाद कुछ अगर झटका लगे भी तो ये रेंज टूटनी नहीं चाहिए। फिर भी चलो मान लो कुछ ज्यादा हो जाए खराब, दोनों साथ हो जाए फैक्टर्स, ग्लोबल भी खराब पॉलिसी भी खराब, तो फिर 35,075, 35,150 मजबूत दिन के लिए नहीं टूटेगा आराम से। ऊपर कितना जा सकते हैं? 35,850, 35,975। फिलहाल 36,000 के ऊपर की संभावना कम देख रहा हूं, लेकिन पॉलिसी बहुत अच्छी आ जाए, गवर्नर साहब सब कुछ बढ़िया बढ़िया बोले कि कोई चिंता नहीं, मस्त रहिए आराम से, टेंशन फ्री रहिए, इकोनॉमी फर्स्ट क्लास चल रही है, कमोडिटी साइकिल भी हम संभाल लेंगे, कोई चिंता की खास बात है नहीं, तो फिर 36,100, 36,250 तक की यात्रा बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ कर सकता है। ये आपके लिए लेवल बैंक निफ्टी के। अब डे रेंज जो आपने पूछा बता दूं, 15,610, 15,750 दिन की छोटी रेंज, 15,575,
15,800 दिन की मीडियम रेंज और 15,525 15,850 दिन की बड़ी रेंज। ये तीनों रेंज आपके लिए इस बार निफ्टी पर 15,610 750 15,575 800 15,525 850। अब आ जाइए आप बैंक निफ्टी 35,425 35,850 छोटी रेंज है, 35,325 975 मीडियम रेंज है और 35,100 से लेकर 36,100 राउंड फिगर में 1000 पॉइंट की ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए बड़ी रेंज के तौर पर काम करेगी। ये है आपके लिए सारी रेंज के लेवल्स दीप। ओके तो ये तो आपके लिए सारी रेंज और लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। नजर रखिएगा इन फैक्टर्स पर और स्पेशली बैंक्स पर। पॉलिसी का डे है आज। सर बाकी संकेत क्या बता रहे हैं एफआईएस की पोजीशनिंग को लेकर, पीसीआर को लेकर? और कल विक्स में हमने 8% की गिरावट देखी, तो विक्स तो लगातार गिरता ही जा रहा है सर। जी पहले तो एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 85% पर हायर साइड पर है। दीप थोड़ी और कम होनी चाहिए, होंगी भी। धीरे धीरे रोज 1% वो कम कर रहे हैं अपने इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन। पुट कॉल रेशियो कल शॉर्ट कवरिंग खत्म हो गई, उस वजह से बढ़कर आया 1.52 पर। थोड़ा अनकंफर्टेबल हूं, मतलब ऐसा एकदम क्या कहना चाहिए कि जो बैलेंस्ड हो वैसा नहीं, हल्का सा हायर साइड पर है। विक्स 8% गजब घटा है। विक्स ये घटना बड़ा सरप्राइजिंग है, दीप बहुत तेजी से घटा है। तो पिछले 5 सेशन में 4 सेशन में विक्स बहुत तेजी से घटा है, जो कि बाजार की मजबूती और थोड़ा और ऊपर जाने के संकेत दे रहा। तो ये इंडिया विक्स आपके लिए बड़ा काम आता हुआ दिख रहा। अब आइए स्टॉप लॉसेस की बात कर ले, जो कि हमारी शुभकामनाएं आपको है कि आपको इनकी जरूरत ना पड़े देखने की, ट्रिगर ना हो। लेकिन फिर भी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन पे आपको स्टॉप लॉस एक ही रखना है, यहां से 150 पॉइंट दूर 15,550। डे ट्रेडर्स भी वहीं रख सकते हैं और पोजीशन ट्रेडर्स भी। वैसे 15,575 निकल कर आता है एग्जैक्टली, लेकिन 25 पॉइंट की और कंफर्ट कुशन 15,550, अपने 25 पॉइंट और जाने दें, लेकिन 15,550 रखें। बैंक निफ्टी 35,300, जिनको छोटा रखना है वो 35,050 का रखें और छोटा रखना है 34,900 का रखें। लेकिन सेंसिबल स्टॉप लॉस 35,300 का बनता है, 35,325 का बनता है, 25 पॉइंट और नीचे का रखा है 35,300 इंट्राडे भी और क्लोजिंग। इंट्राडे में अगर किसी को छोटा रखना है वो 35,400 का भी रख सकता है। लेकिन मेरी राय ये होगी कि अगर आज पॉलिसी नहीं होती मैं आपको छोटा स्टॉप लॉस देता। पॉलिसी है थोड़ा सा दूर का रखिए 35,300 का, ठीक है ना। ये हो गया ओके। अब शॉर्ट पोजीशन पर 15,725 कल नया लाइफ हाई बना है और उसके बाद अगर बाहर निकल के उसके ऊपर जाने की कोशिश करें तो फिर अब आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। और कल बैंक निफ्टी ने 15,750 का, हमने 35,750 का स्टॉप लॉस दिया था इंट्राडे और क्लोजिंग के बेसिस पर, और वही स्टॉप लॉस आज भी रहना चाहिए। 35,750 के पार निकले फिर निकल जाइए, इसके बाद आपको शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। तो ये सारे स्टॉप लॉस दीपा आपके लिए जी। ओके तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस, कहां पर रखनी है नजर। एसजीएक्स निफ्टी एकदम सपाट इस समय आपको कारोबार करते हुए दिख रहा है। नई पोजीशंस कैसे बनाए सर आज? नई पोजीशन बनाए दीप, बड़ा दिन है और पॉलिसी का दिन है, तो उस लिहाज से आपके लिए स्ट्रेटेजी भी वैसी बनी है। लेकिन हाँ, पॉलिसी के दिन से याद आया, देखिए दीप एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारे दर्शकों के साथ, और वो हमारे दर्शक ऐसे हैं ना, वो हमें पूरा अपना समझते हैं, हमारे ऊपर हक भी समझते हैं, और जाहिर सी बात है जिसे आप अपना समझते हैं उसी पर हक समझते हैं। तो आज आप और मुझे वो टाइम में देखकर थोड़े दंग हैं, हैरान हैं। बहुत सारे मुझे ट्विटर पे मैसेज आ रहे हैं, अरे आज तो फ्राइडे सर भूल गए क्या? लेकिन देखिए गवर्नर साहब पूरा सूट पहनकर आएंगे तो उनके सम्मान में हमारा टाई पहनना जितना तो बनता है। तो जैसे मोहित खेतान साहब ने लिखा, अरे सर आज टी शर्ट नहीं पहनी। तो बहुत सारे ऐसे हमारे ट्विटर पर हमारे फ्रेंड्स हैं जो मैसेज कर रहे हैं। तो आज भाई क्रेडिट पॉलिसी के सम्मान में हमने शर्ट और टाई पहनी है, नहीं तो ये तो याद है फ्राइडे को हम भूलता है। एक बार मौका लगे तो मंडे भूल जाए, फ्राइडे तो हम कभी भूलते नहीं है। और विशेषकर जब इस बार तो वैसे भी हम कह भी रहते कि कल ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे जल्दी आ गया। देखिए वो ये पॉजिटिविटी का और मार्केट के मूड माहौल का कितना फर्क पड़ता है। जबकि एक्चुअली दीप है ना, इस वीक में नोटिस कर रहा था लगभग हर रोज मैंने 11 बजे बाद शो एक्सटेंड किया है, लगभग हर रोज कोई न कोई। कल जैसे स्वामी रामदेव का था, एक दिन हमने वो स्पेशल शो दूसरा कर दिया। रोज कुछ न कुछ स्पेशल शो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको थकान कम आती है। तो मूड माहौल अगर अच्छा होता है तो थकान वाकई में कम रहती है। लेकिन चलिए, तो आज के इस विशेष दिन खरीदारी करने की राय निफ्टी पर है। निफ्टी की पोजीशन आपको बता दूं
550 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 15,750, 800, 850 तीनों लेवल अंदाज से दिए हैं मैंने। हर 50-50 पॉइंट के ऊपर के आसपास के आप मानकर चलें, अपने हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें आगे के टारगेट के लिए। बेचना चाहते हैं, अब लेवल तो है नहीं देखिए, और नहीं बहुत ज़्यादा डेटा भी है। 15,800, 15,850 की रेंज में एक आपको चांस लेना है, ले लीजिए। 15,900 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 15,750, 700, 660, 610 और 575 ये सारे लेवल्स आपके लिए हैं निफ्टी में, अगर आप बेचते हैं ऊपर की तरफ। अब आइए बैंक निफ्टी, ये लेवल ज़्यादा मज़ेदार है और आज के लिए मुझे मज़ा भी बैंक निफ्टी में है, क्योंकि बैंक निफ्टी का दिन है आज। क्रेडिट पॉलिसी तो बैंक निफ्टी का दिन है, और बैंक निफ्टी में अभी तक क्या लाइफ हाई से हम दूर हैं 37,700 से। तो यहाँ पर दोनों तरह के लेवल है, तो इनके लेवल पर ज़्यादा फोकस कीजिए आप बैंक निफ्टी पर, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो। पहली चीज़, खरीदना है बैंक निफ्टी, और कहाँ खरीदना वो बता दूँ। 35,325, 35,425 इस रेंज में खरीदने का अच्छा मौका है। छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, नहीं सॉरी, स्टॉप लॉस बड़ा लगाइए, माफ कीजिएगा, छोटा बोल दिया। स्टॉप लॉस बड़ा लगाइए 35,050 का। दूर का स्टॉप लॉस है, यही रहेगा। लगाना है तो लेना है तो यही लगाओ, नहीं तो मत लो। अगर स्टॉप लॉस आपको दूर का लगता है तो प्लीज मत लीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस दूर का ही निकल के आ रहा है। 35,525, 35,650, 725 और 800 ये 4 टारगेट होंगे अगर आप इस रेंज में खरीदारी करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो दूसरा तरीका ये कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो सीधा खरीदारी कर लीजिए, सोचिए मत। 35,300, 35,325 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, सिंपल सीधा वहीं पर स्टॉप लॉस लगाइए और वहां पर आप खरीदारी कर लीजिए। 35,725, 800, 850 और उसके बाद 35,975 और 36,100 ये रेंज वाला हटा दो। अब सीधा एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 36,100 तक का रास्ता खुला हुआ है, इसके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं ऊपर के लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो। अब आइए बैंक निफ्टी बेचने का। हाँ 100% बिल्कुल बेचना भी है, बेचने में रोकिए मत हाथ, एक बार बेच कर चांस लीजिए। और मुझे लगता है 36,000 के आसपास बेचने में कोई हर्ज नहीं है दीप, और बेचने के लिए अच्छी रेंज जो है 35,950 से 36,100 की है, इस रेंज में बेचिए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर का है 36,250 का, वहीं लगाइए ताकि ट्रिगर ना हो। 35,850, 35,800, 35,725, 35,650, 35,525 इतना तो आसानी से मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा खराब हुआ तो 35,425 और 35,325 तक भी आप आ सकते हैं, लेकिन वहाँ अभी मैं नहीं देख रहा। लेकिन अभी इस वक्त आपके लिए ये रेंज के लिए आपको करनी चाहिए बिकवाली। ओके तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा नई पोजीशंस बनाने का प्लान। और जैसा अनिल जी कह रहे हैं दोनों तरफ के मौके हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी में, तो उसका फायदा उठाएं, बेचने के लिए भी घबराहट ना करें। बैन लिस्ट भी बढ़ गई है सर, पीएनबी जुड़ गया है वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में, तो सन टीवी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेल और साथ में नया एडिशन पीएनबी का रहेगा। डेटा भी थोड़ा समझाएं सर, कल वीकली एक्सपायरी तो थी ही, बट एफआईएस डीआईएस के एक्शन से क्या समझना चाहिए? एडिशन से याद आया दीप, 4 और नए खिलाड़ी आ रहे हैं वायदा कारोबार में जुलाई सीरीज में, स्वागत कर लिया जाए। बिल्कुल मजा आएगा सर, और स्टॉक्स मिलेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने के लिए, और लगभग सारे ही ट्रेडर्स फेवरेट रहे हैं, तो मजा आएगा। लेकिन डीमार्ट कब आएगा? मतलब ये तो सवाल मतलब ऐसा हो गया कि वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल ये कि डीमार्ट वायदा कारोबार में कब आएगा। अरे भाई वायदा कारोबार में ले लो, निफ्टी में आने लायक कंपनी बन चुकी है, क्यों एफएनओ में नहीं आ रहा पता नहीं भाई। मतलब हर एक लॉजिक समझ के बाहर का है। आई डोंट नो, कुछ ऐसी चीजें जो हमारी समझ के बाहर की है तब तो पता नहीं, बट अदरवाइज इतनी बड़ी कंपनी नए नए आए जा रहे हैं डीमार्ट को छोड़कर। एनीवे चलिए, जब आएगा तब आएगा, और जब तक ना आए तब तक कुणाल जी के लिए तो अच्छा ही उनके पोर्टफोलियो में है। वो बोले जब एफएनओ में आएगा तो मैं अपने पोर्टफोलियो से बाहर करूंगा या प्रॉफिट बुक करूंगा। फिलहाल चलिए, तो हाँ आपका सवाल है डेटा को लेकर। एफआईज अच्छी खरीदारी कल के सेशन में, ठीक है, थोड़ा बेहतर है, और खरीदाए 1,080 करोड़ का, 1,080 करोड़ के कैश में खरीदारी की है, सामने 850 करोड़ की बिकवाली की। तो नेट दीप समझ लीजिए 200 सवा 200 करोड़ की स्टॉक्स में खरीदारी है, ठीक है, और 550 करोड़ के इंडेक्स में खरीदारी, ठीक है। तो हल्की फुल्की खरीदारी के आंकड़े ठीक है, दोनों मिलाकर ठीक है। तो यानी कि दोनों मिलाकर कितना हो गया आपका? करीबन 800 करोड़ के आसपास की खरीदारी, विच इज गुड, कोई दिक्कत नहीं। घरेलू फंड ने थोड़ा बेचा है 280 करोड़ के आसपास का, तो कोई खास दिक्कत नहीं। तो डेटा ठीक है, कोई समस्या नहीं। 3,000 करोड़ के ऑप्शंस की बिकवाली सीरीज के आखिरी दिन, वीकली सीरीज के आखिरी दिन हल्के फुल्के ऑप्शंस पोजीशन कम की है एफआई ने, पुट और कॉल दोनों में।
वायदा कारोबार में ये वीकली डेटा बहुत ही छोटे हैं, कोई खास है नहीं। 15,700 का लेवल मेक और ब्रेक का है। 15,700 के पुट पर 15 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 20 लाख शेयर हैं और इनमें कॉल्स में 13 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो आज अगर आप 15,675, 15,725 इस 50 पॉइंट की रेंज में देखिए बाजार कैसे ट्रेड करते हैं। 15,675 के नीचे से कमजोर होना शुरू होंगे, 15,725 के ऊपर से और मजबूत होना शुरू होंगे, नहीं तो इस रेंज में थोड़ा वक्त बिताएंगे और फिर आपको डायरेक्शन देंगे। डेटा काफी कम है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बहुत ही कम डेटा है। 36,000 के आसपास 6 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। 35,500 के आसपास 4 लाख शेयर। वर्थ नहीं है कि हम डिस्कस करें, तो बाकी चीजें हम बात कर ही चुके हैं दीप। तो ये है आपके लिए FI FNO के डेटा। जी बिल्कुल सर, तो ये तो रहे आपके लिए FIs के डेटा जहां पर आपको रखनी है नज़र। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स सर जो आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर? 36,000 का लेवल पॉसिबल है अगर थोड़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई तो? अगर 36,000 पॉसिबल है डीप मैं वैसे आज के लिए मैं 35,950, 36,100 ये रेंज टॉप देख रहा हूं, इसके ऊपर नहीं देख रहा। लेकिन अच्छी पॉलिसी आए और मूड बन जाए तो देखिए हम एक चीज समझ लीजिए, मजबूत तो ही है बाजार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जब हम मजबूत हैं तो हमें ऊपर बढ़ने के लिए कोई खराब ट्रिगर नहीं चाहिए। न्यूट्रल ट्रिगर पे भी बढ़ जाएंगे और उसके विपरीत अगर गवर्नमेंट साहब पॉलिसी अच्छी दे दे तो भाग तो सकते हैं बाजार, इसमें कोई डाउट नहीं। 36,000, 36,100 तो वैसे इस रैली का टारगेट बनता है, वहां तक जाने तो चाहिए। जी चलिए ठीक है, तो देखते हैं तेजी का माहौल अगर आज बनता है तो फिर 36,000 भी बैंक निफ्टी पर पॉसिबल है। मोमेंटम तो अच्छा रहा ही है और ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है उस लेवल से, तो एक्शन के लिए हो जाते हैं तैयार। और ऑफ कोर्स RBI की पॉलिसी पर भी हमारी नजर है। आइए फिर आपको बता दें कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। थोड़ी देर में रिजल्ट एक्स्ट्रा में वरिंदर बंसल से भी चर्चा करेंगे। कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज कैश पे से काफ़ी सारे नतीजे आने वाले हैं जहां पर नज़र रखनी है, जिसमें सबसे पहला है IOL केमिकल्स, उसके बाद मॉइल, बैंक ऑफ इंडिया, जैकॉप, साथ ही NIT लिमिटेड जिसकी हम कल बात भी कर रहे थे, जुबलेंट फार्मोवा समेत अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेस भी अपने नतीजे आज डिक्लेयर करेंगी। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक की आज बोर्ड बैठक होने वाली है। यहाँ पर सरकार जो है 500 करोड़ तक निवेश कर सकती है, तो देखना होगा कि यहाँ पर फाइनल जो अमाउंट है वो कितना निकल कर आता है इनकी बैठक के बाद। पेटीएम IPO यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है और इसको लेकर IPO पर आज फैसला संभव हो सकता है। साथ ही पोस्ट मार्केट नंबर्स आए हैं जिसमें TGV स्टॉक यहाँ पर कंपनी के नंबर्स बेहतरीन साइड पर देखने को मिले हैं। 25% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, 30 करोड़ पर आया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन में भी लगभग 2% की इजाफे के साथ 11.8% की बढ़त हमें देखने को मिली है। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है वो इस बार 2.5 करोड़ पर आया है। पिछले साल ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ का घाटा था कंपनी का। सोम डिस्टिलरीज नंबर्स बेहतर साइड पर देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो मार्जिन है वो 4.2% पर आए हैं कंपनी के, और कामकाजी घाटा था पिछले साल 1 करोड़ का, उसके मुकाबले 8 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही सिमिलर ट्रेंड आपको मुनाफे पर भी आता हुआ नजर आया। और अंत में न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर शानदार देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन 18.9% से बढ़कर 22.8%, मुनाफे में भी लगभग 10-11% के उछाल के साथ 27.5 करोड़ का फिगर आया है। और 6 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने किया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स जहां पर रखनी है नजर, और कुछ और नतीजे जो वरिंदर बंसल के साथ थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले देवांशी से कुछ खबरों वाले शेयर्स के बारे में जान लेते हैं। मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो जिसकी आपने बात की कि जुलाई सीरीज से 4 नए स्टॉक्स हैं जो वायदा बाजार में शामिल होते हुए दिखेंगे। मैं आपको बता दूं, AB फैशंस, कोरामंडल, इंडियन होटल्स, मेट्रोपोलिस, ये 4 स्टॉक्स हैं जो कि वायदा बाजार में शामिल हो जाएंगे। M&M पर नजर रखें जहां पे रक्षा मंत्रालय से सब्सिडरी महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड के साथ कंपनी ने करार किया है। इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 11 एयरपोर्ट सर्विलियंस रडार्स को सप्लाई करने के लिए करार किया है। 323 करोड़ का ये ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। ल्यूपिन के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है जहां पे कंपनी ने ब्रोवाना
इस दवाई का जो जेनरिक वर्जन है वो अब यूएस में लॉन्च कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि यूएस में ब्रुवाना की जो मार्केट साइज़ है वो करीब $25 करोड़ तक की है, तो ये पॉजिटिव खबर ल्यूपिन के लिए भी है। साथ ही स्टरलाइट टेक, आईटीआई, इंडस टावर्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। जो टेलीकॉम इक्विपमेंट स्टॉक्स हैं उस पर आपको नज़र रखनी है, जहाँ पे डीओटी ने टेलीकॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स के लिए पीएलआई स्कीम की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 12,200 करोड़ के पीएलआई स्कीम्स की गाइडलाइंस जारी होती हुई दिखी हैं, जहाँ पे एमएसएमई के लिए पॉजिटिव खबर है। जो फाइनेंशियल आवंटन किया जाएगा वो करीब 1000 करोड़ तक का किया जाएगा। तो जो छोटी मझोली कंपनीज हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। स्कीम 1 अप्रैल से ही लागू होती हुई दिख रही है और 4 जून से लेकर 3 जुलाई तक रजिस्ट्रेशंस जो भी कंपनीज हैं वो कर सकते हैं। तो इसके चलते ये सारी कंपनीज पर भी आज आपको फोकस करना है। और साथ ही आईडीबीआई बैंक, जहाँ पे आप देखिए एक काफ़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। लंदन हाई कोर्ट में उन्होंने एक केस जीता है। एसआर ग्रुप की जो सब्सिडरी कंपनी है उसके मामले में उन्होंने ये केस जीता है और इसके चलते $239 करोड़ की जो $239 मिलियन तक की जो रिकवरी है वो आईडीबीआई बैंक की होती हुई दिखेगी। तो इसके चलते आईडीबीआई बैंक पर आज एक पॉजिटिव रिएक्शन आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो आईडीबीआई बैंक पर रखनी है नज़र, अन्य बैंक्स भी फोकस में रहेंगे और टेलीकॉम सेक्टर, स्पेशली जो टेलीकॉम नेटवर्किंग कंपनीज हैं उसके लिए है अच्छी खबर। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। एएमसीज आज फोकस में रहेंगी क्योंकि खबर है कि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के विदेश में निवेश की सीमा को बढ़ाया है। अब अधिकतम $100 करोड़ तक विदेश में निवेश की छूट मिली है। प्रति म्यूचुअल फंड अब तक विदेश में $60 करोड़ तक के निवेश की छूट थी, जो कि अब $100 करोड़ हो चुकी है। विदेशी ईटीएफ में अधिकतम $30 करोड़ तक निवेश की छूट मिली और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की विदेशी ईटीएफ में निवेश सीमा जो है वो $100 करोड़ ही रहेगी। इसके अलावा रेलिगेयर एंटरप्राइजेज 8 जून को कंपनी पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने वाली है। बल्क डील और साथ ही इनसाइडर ट्रेड्स हैं। बल्क डील पावरमेक प्रोजेक्ट्स एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने करीब 1,30,000 शेयर्स ₹633 प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। वहीं शिल्पा मेडिकेयर में टैनो मॉरिशस इंडिया ने करीब 30 लाख शेयर्स ₹511.08 प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं और शिल्पा मेडिकेयर में ही इंडिया अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ फंड पाइनवुड स्ट्रैटेजी ने 8,70,000 शेयर्स ₹511 प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। इनसाइडर ट्रेड्स अपोलो टायर में प्रमोटर पीटीएल एंटरप्राइजेज ने करीब 1,10,000 शेयर्स 31 मई से 1 जून के बीच खरीदे हैं और साथ ही वीगार्ड इंडस्ट्रीज पर प्रमोटर के रिश्तेदार ने 7 लाख शेयर्स 1 जून को यहां पर बेचे हैं। तो इसके चलते फोकस में रहेगा वीगार्ड इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए कुछ शेयर्स और साथ ही फंड एक्शन जहां पर हुआ है। ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले L&T यहाँ पर नजर रखनी होगी क्योंकि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट्स आते हुए दिखे। सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखें, ₹1685 का लक्ष्य दिया, 1512 की जो है कल की क्लोजिंग है। और यहाँ पर मैनेजमेंट का मानना है कि पहली वेव के मुकाबले अगर आप देखें तो इस बार एग्जीक्यूशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है और इनफैक्ट आगे जाकर जो ऑर्डर इन्फ्लोज है मान रहे कि प्राइवेट केपेक्स भी जो है पिकअप करते हुए नजर आएगा। मॉर्गन स्टैनली भी स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे हैं। ओवरवेट की रेटिंग दी है उन्होंने ₹1816 के लक्ष्य के लिए और ये मान रहे कि हैदराबाद मेट्रो में जो है आगे जाकर बढ़िया टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट 3 से 5 साल के अंदर जो है मोनेटाइज करने का प्लान कर सकता है और आरओईज बढ़ाने के लिए एक बायबैक का भी ऑप्शन बना हुआ है, तो इस स्टॉक पर नजर रखेंगे। इसके अलावा नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जीएसपीएल पर यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। यहाँ पर मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है ₹250 के लक्ष्य के लिए, लेकिन सीएलए से अगर आप देखें तो इस स्टॉक पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। मान रहे कि स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत सस्ती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निवेश के लिहाज से बनती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते सीएलए से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं और ₹410 का लक्ष्य इन्होंने दिया है। एचईजी का मैनेजमेंट कल हमारे साथ था, आज जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, ₹3065 का ऊंचा लक्ष्य दिया है क्योंकि ₹2220 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है
और जैसा कि कल मैनेजमेंट ने हमको बताया कि जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है वो खत्म हो गई है और चाइना में अगर आप देखें तो कीमतें करीब 20% तक बढ़ गई हैं। तो ऑपरेशनल टर्न अराउंड अब ग्राफाइट इलेक्ट्रोड कंपनीज में देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2250 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा मदरसन सुमी अभी भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो है डाउनग्रेड्स आ रहे हैं। यहाँ पर सिटी ने डाउनग्रेड कर दिया, बिकवाली की राय दी है और 215 रुपये का लक्ष्य दिया, 250 कल की क्लोजिंग है। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है ONGC पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 190 रुपये के लक्ष्य के लिए, 124 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप देखें तो जो वैल्यूएशंस है वो बहुत आकर्षक नजर आ रही है और स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार और वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। और अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है एस्कॉर्ट्स। ऑटो स्पेस अच्छा लग रहा है और एस्कॉर्ट्स के अंदर कल के सत्र में एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। जो बड़ी करेक्शन एस्कॉर्ट्स में चली आ रही थी उसके खत्म होने के संकेत हैं। तो एस्कॉर्ट्स पे खरीदारी की राय है। 1794 का स्टॉप लॉस है, 1250 1250 के टारगेट है और एस्कॉर्ट्स है पिक ऑफ द डे। ओके, एस्कॉर्ट्स खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। और कुणाल जी, आपकी क्या राय है, क्या खरीदेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले आपसे एक कंप्लेंट है अनिल जी कि अनिल जी देखिए अच्छा खासा लोग भूल चुके हैं कि डीमार्ट को F&O में आना चाहिए। और अनिल जी आप बार बार याद दिला रहे हैं और मान लीजिए उनको आपकी बात समझ आ गई और उन्होंने F&O में डाल दिया तो कितनी हानि हो जाएगी अनिल जी। तो इसीलिए अच्छा है कि F&O से बाहर है डीमार्ट। हमारे देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये कि हमारी बात अगर समझ में आती तो अब तक तो आ गया होता। तो हमें इस बात की कोई गलतफहमी नहीं कि घर में या घर के बाहर हमारी बहुत सुनवाई है, नहीं तो अब तक तो F&O में तो डीमार्ट आ ही गया होता, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आप इतने नसीबदार आदमी हैं कि आपके पास 2 in 1 है। बंसल जी जैसे, मेरे जैसे ऐसे दोस्त हैं कि आपको अलग से दुश्मन रखने की जरूरत ही नहीं पड़े। हम दोनों काम कर ले रहे डबल रोल में। तो हम चाहते हैं कि डीमार्ट वायदा कारोबार में आ जाए, आपका प्रॉफिट बुक हो जाए। आप ये समझिए कि उसके बाद भाव बढ़ना बंद हो जाएगा। हम चाहते हैं आपका प्रॉफिट बुक हो जाए। तो इसलिए हम आपके शुभचिंतक हैं और इसे आप इसी तरीके से देखें कुणाल जी। लेकिन चलिए, इस बार भी नहीं आया, इस बार भी बच गया। देखो जब आएगा तब आएगा। बताएं सर। अनिल जी वैसे तो देखिए डीमार्ट का चार्ट भी बहुत जबरदस्त है, वो भी पिक ऑफ द डे हो सकती है। लेकिन उसी स्पेस की एक और कंपनी शॉपर स्टॉप, अनिल जी इसका चार्ट मुझे बड़ा पसंद है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है चार्ट पर, 230 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आता हुआ हमने देखा कल के ट्रेड में। मुझे लगता है ये स्टॉक 260 रुपए के लेवल्स दिखाएगा। इन स्तरों पर बाय करके चलें। एक स्टॉप लॉस रख लें 232 रुपए पर। पहला टारगेट 250 रुपए का, दूसरा टारगेट 257 रुपए का। ओके, वागले साहब गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपने कौन सा शेयर चुना है? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मेरा फर्स्ट चॉइस वही था जो बंसल जी ने कवर किया है, लेकिन मैंने कल दोपहर में कवर किया था, इसके लिए मैंने बोला अभी मैं कुछ अलग कवर करता हूँ। मेरा चॉइस आज के लिए है टाटा केमिकल, जिसमें कल एक मूव आई, आज कंटिन्यूशन आनी चाहिए। 720 का मेरा स्टॉप लॉस है, 728 का बंद है, 8 रुपए की रिस्क होगी 1%। और मेरा टारगेट 756 का होगा और ये मुझे लगता है आज और मंडे तक आना चाहिए। अनिल जी मेरा एक सवाल है आपके लिए, जो अगर आप आंसर करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी जी, पूछे ना प्लीज। अनिल जी ये ऐसा क्यों होता है कि स्टॉक F&O से बाहर निकलता है और मतलब बाहर निकलने के बाद उसमें वन में तेजी आती है? बहुत सारे स्टॉक्स में हमने देखा है F&O में आते हैं, मतलब सीमित तेजी नहीं आती, ऐसे नहीं कहता, लेकिन वो वाली मूव जो कैश वाले स्टॉक्स में आती है वो F&O वाले स्टॉक्स में से बाहर निकलने के बाद क्यों आती है? वो सेम है, वो जो F&O में आने के पहले भी तेजी आती है। जैसे ये हमारे कुणाल जी का डीमार्ट, जब तक F&O में नहीं आ रहा, कोई शॉर्ट नहीं कर पाता, तो जाहिर सी बात है तेजी होगी। और F&O में बाहर निकलने के बाद भी वही हाल है, जो लोग शॉर्ट करके बैठे होते हैं तो उनको शॉर्ट काटनी होती है। तो मेरे ख्याल से रीजन तो वही हो सकता है कि डिमांड सप्लाई वाला मामला है, तो सप्लाई आना बंद
FNO के बाहर तो वही बेच सकता है ना जिसके पास शेयर है, नहीं तो कैसे कोई, तो ऐसे तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से वही कारण होना चाहिए वागले साहब, जितनी मेरी लिमिटेड समझ है उसको देखते हुए। तो हाँ, तो वो एक रीजन हो सकता है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, और शुभम जी तैयार है अपनी बेहतरीन पिक के साथ। शुभम जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज जो मेरा स्टॉक पिक है वो खरीदारी के राय है टाटा मोटर्स पे। और अगर हम ऑटो स्पेस में देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स में मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और स्पेशली टाटा मोटर्स का अगर हम डेरिवेटिव डेटा को देखें तो यहाँ पे पहले 1-2 दिन पहले यहाँ पे थोड़े शॉर्ट्स आए थे, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे सारे शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखे। और अब मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन काफ़ी समय से बना हुआ है टाटा मोटर्स में, वो अब मैच्योर हो चुका है फॉर अ ब्रेकआउट। तो यहाँ से एक मूव हमें अपसाइड में देखने को मिलना चाहिए। तो 330 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो लगभग 12 रुपये 40 पैसे पे क्लोज हुआ था, इस कॉल ऑप्शन को खरीदने के राय है। यहाँ पे लक्ष्य होगा 17 रुपये का, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 9.5 रुपये पे। तो टाटा मोटर्स का 330 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। ओके, टाटा मोटर्स का 330 का कॉल ऑप्शन खरीदें, ये राय शुभम जी की। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपकी क्या राय है, क्या खरीदेंगे सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो स्टॉक मेरे रेडार में आया है वो कैश सेगमेंट से है, एंड लॉजिस्टिक्स स्पेस में ऑलमोस्ट हमने काफ़ी स्टॉक्स को कवर किया है। ये स्टॉक कहीं जाकर थोड़ा सा छूट गया था, बट कल के सत्र में यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक का नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। जिस तरीके से वीकली स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक काफ़ी कॉन्फिडेंट इन्वर्स हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट नज़र आया है कल के सत्र में, एंड काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। अगर इसका वीकली RSI देखें तो वो भी अराउंड 55 के आसपास फिलहाल कोट कर रहा है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। सो मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से तो 60-61 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, बट मेरी पोजिशनल व्यू होगी एंड खरीदारी करके रखनी है। एक हफ्ते के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक होल्ड करना है 68 टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 53 के आसपास। कल की क्लोजिंग हुई थी अराउंड 57 के आसपास, तो मुझे लग रहा है मौका मिले तो 53 के स्टॉप लॉस के साथ अक्यूमुलेट कीजिए। 61 का होगा इंट्राडे का टारगेट, एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 68 का। तो आप जो कह रहे हैं कि इस पर नज़र कम पड़ी, नज़र कम पड़ने की वजह भी एक ही है कि ये स्टॉक ऑलरेडी है ना 50 के ऊपर है। 50 के नीचे होता तो अब तक तो सुमित जी की नजरें इनायत, हाँ नजरें इनायत ही बोला जाता है, हाँ अब तक सुमित जी की नजरें इनायत इस पर हो चुकी होती। कैसे बच गया? 50 के ऊपर निकलने की वजह से बच गया। तो सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं 50 के ऊपर वाला है पिक ऑफ द डे या नीचे वाला? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी 50 के ऊपर वाला भी है और 1000 के ऊपर वाला है, यह इनफैक्ट मुझे ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि आज एक बड़ा स्टॉक नजर पे आया है। ओके, तो पिक ऑफ द डे के तौर पे L&T चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। L&T 1500-1510 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। 1480 नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर में 1540 से लेके 1560 तक का मूव देखने को मिल सकता है। L&T में रिसेंट के हाईज ब्रेक हुए हैं और पिछले कई हफ्तों के बाद अब स्टॉक ऐसे लेवल्स पे आ चुका है कि यहाँ से एक बढ़िया मूव दिखाना चाहिए। और वैसे भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था, तो मेरे को लग रहा है कि अब स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 1540, 1560 ये टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1480 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय L&T में खरीदारी करने के लिए आज से सुमित जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी भी तैयार है अपनी पिक ऑफ द डे। नाम के लिए फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं, काम उनका एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। उनकी पिक ऑफ द डे ऐसे रॉकेट हो जाती है, कमाल कर जाती है। सिद्धार्थ जी आज कौन सा स्टॉक है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। आमची राजा, ये स्टॉक मराठी में जो हम बोलते हैं आमची राजा, तो ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज पे खरीदारी की राय है। ओके, ये एकमात्र ऐसी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी होगी जो अभी के मूव में पार्टिसिपेट नहीं की है। ये स्टॉक कंटिन्यूअस मार्केट शेयर गेन कर रहा है टू व्हीलर स्पेस में, साथ ही साथ मार्जिन एक्सपेंशन हो सकते हैं आने वाले समय में। 17% का CAGR प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो सकता है, अर्निंग ग्रोथ हो सकता है आने वाले 2 सालों में। स्टॉक बहुत बेहतरीन है। शॉर्ट टर्म में 900-910 का टारगेट लगा सकते हैं, और अगर कोई लंबी अवधि के लिए भी रख ले तो 1130 अमर राजा बैटरीज। नहीं, आपका प्रयास तो सराहनीय है। आज मेरा फोकस पूरा आपका अमर राजा पे नहीं था, वो आमची राजा पर था। वैसे आपने आमची मुंबई से जो उठाया ना, वो मतलब कोशिश आपकी बहुत जोरदार थी सिद्धार्थ जी आज, लेकिन पूरा जम नहीं पाया मामला। आमची सचिन जी करेक्ट करेंगे। सचिन जी है, वागिल साहब है हमारे मराठी की जानकार। आमचा राजा होगा या आमची राजा होगा? सचिन जी जरा बताइए।
जी अनिल जी, आमचा राजा होगा और इन्होंने अच्छी तरह कंबाइन कर दिया हाँ, आमची थोड़ा मुंबई के जेंडर साथ। मिसमैच कर दिया। हाँ, नहीं, कोशिश बिल्कुल। की है अनिल जी, कोशिश की तो है। चलिए आमचा राजा जी, नहीं कोशिश, अरे सर कोशिश करने वालों की हार नहीं थी, सराहनीय। देखिए कोशिश करते करते फाइनली आप देखिए इस उम्र में आके बंसल जी परसों परसों ही था ना मेरा बर्थडे, हाँ परसों पूरा 2 सेंटेंस बोले ना इंग्लिश का। ऐसा थोड़ी है, कोशिश कर कब से 45 साल से कोशिश कर रहे हैं और कामयाब हुए। देखो ऐसा सीखने की कोई उम्र नहीं होती कभी, मतलब बिल्कुल करते रहिए सर, करते रहिए बिल्कुल। हाँ, आपके चक्कर में हो सकता है आप सीखे नहीं सीखे हम सीख जाएं, हमारे लिए फायदा हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे। रिजल्ट सीजन अभी वैसे ठंडा तो पड़ चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, तो आइए स्वागत करते हैं वरिंदर बंसल का। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर। वैसे तो रिजल्ट्स की लिस्ट धीमे धीमे कम होती दिख रही है, लेकिन आपने जो कुछ खास रिजल्ट्स चुने उनसे करते हैं शुरुआत। नीलकमल और जीएसपीएल, ये 2 मिड कैप स्टॉक्स हैं, कैसे दिख रहे हैं आपको इनके रिजल्ट्स? सर गुड मॉर्निंग। होम बिल्डिंग एज ए सेगमेंट में बार बार बोल रहा हूँ कि इस क्वार्टर बहुत अच्छा किया। आई थिंक नीलकमल में वन थिंग विच स्टूड आउट फॉर मी इज 24% वॉल्यूम ग्रोथ। यू नो अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे, आई थिंक इन नीलकमल और इवन इन अदर होम बिल्डिंग अलाइड कंपनीज लाइक इलेक्ट्रिकल्स, लाइक प्लाईवुड, ये जो ग्रोथ आ रहा है बहुत टाइम के बाद आ रहा है सर। और ये अकाउंट में किस में आया? ये प्लास्टिक डिवीजन में आया। मेरे ख्याल में वो 94-95% टॉप लाइन के लिए अकाउंट करता है। तो सेल्स सर 21% ऊपर थी वाई एंड वाई। क्यों? बिकॉज 24% वॉल्यूम ग्रोथ आया। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग टेक अवे। अदरवाइज आपको देखेगा सर कि ग्रॉस मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, 45% से 41% गए हैं। इट इज ओनली बिकॉज आपने देखा कि इस बार HDPE और PPP के जो प्राइसेस हैं वो 20% बढ़े हैं Q4 में, इसलिए रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर गए और उससे ग्रॉस मार्जिन कम हुए। अदरवाइज एबिटा 20-12% वाई एंड वाई ऊपर था, 19% क्वार्टर ऊपर था। बैलेंस शीट वर्चुअली डेट फ्री, हेल्दी कैश फ्लोज, ये सब कुछ है सर। तो एक की टेक अवे मेरे लिए यही रहेगा। और वैल्यूएशन वाइज भी सर ये स्टॉक मेरे ख्याल में FY23 कुछ 20 टाइम पे ट्रेड करता है, तो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है। बट येस, दिस स्टॉक हैज रन अप इन द लास्ट 2 or 3 days, सो यू नो वेदर इट नाउ कंसोलिडेट्स और करेक्ट वो अलग बात है, बट स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका था रिजल्ट्स आने के पहले। GSPL sir, I think this is one of the one of the cheapest stock if I can say in the PSU, and the numbers sir, इसको consolidated numbers मत देखिए, इसको standalone numbers देखिए, because consolidated में गुजरात गैस के numbers आएंगे और standalone numbers sir आप किसी भी क्वार्टर में देखिए। इस बार सर EBITDA मार्जिन इसके 74% कंपेयर टू 70% क्वार्टर और 60% वाई एंड वाई। सर ये कंपनी ना 200-250 करोड़ का क्वार्टरली रन रेट करता है, और आई से कि दिस कंपनी स्टेडी लाइक अ रॉक, क्योंकि हर क्वार्टर में देखेंगे कभी 200 करोड़, 250 करोड़, 225 करोड़, ये रन रेट इसका चल रहा है मेरे ख्याल में। आई डोंट नो हाउ मेनी क्वार्टर्स। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है सर, तो ये ऑलमोस्ट 800 से 1000 करोड़ का प्रॉफिट ईयरली करता है। स्टैंड लोन की बात कर रहा हूँ, तो स्टैंड लोन पे 15-16 टाइम पे अवेलेबल है। बट इसमें कैच क्या है सर कि इसके पास 54% गुजरात गैस का है, जिसका वैल्यू 21,000 करोड़ से ज्यादा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसका वैल्यू कितना है। अगर आप 50% डिस्काउंट भी दे दीजिए तो भी इसकी मार्केट कैप में मुताबिक है, मतलब आपको स्टैंड ऑन बिजनेस फ्री में मिल रहा है। बट नंबर वाइज इट वाज स्टेडी लाइक अ रॉक फॉर GSPL। आई वाज इंप्रेस्ड विद द वॉल्यूम ग्रोथ कमिंग फ्रॉम नीलकमल। GSPL और साथ ही नीलकमल, ये 2 इंटरेस्टिंग नतीजे, लेकिन 2 कमजोर नतीजे भी आपके सामने हैं। वो है क्वेस कॉर्पोरेशन और कोवाई मेडिकल। उम्मीदें काफी थी, दोनों कंपनियों में स्टॉक में एक्शन भी काफी दिखा। कैसे दिखे आपको रिजल्ट वरिंदर? सर बहुत खराब थे क्वेस के स्पेशली। और सर आप प्रेजेंटेशन जब क्वेस की देखेंगे ना, तो आई थिंक कंपनीज आर वेरी वेरी स्मार्ट। वो लोग जो रिपोर्टेड एबिटा है वो नहीं देखते, वो बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड एबिटा मेरा ये है। तो वो बोलते हैं कि आप हमारा जो रिपोर्टेड एबिटा मत देखो, नॉर्मलाइज्ड एबिटा है। मतलब कि हमने उस कंपनी ने इस बार लॉकडाउन रिलेटेड एबिटा का 20 करोड़ का लॉस लिया, बिकॉज ऑफ हायर कुछ भी फूड बिजनेस नहीं चला, उसका हायर मार्जिन TSD बिजनेस नहीं चला, पर 20 करोड़ का वहां पे लॉस हुआ। तभी वो बोलते हैं अगर आप उसको निकाल दो तो हमारा एबिटा इतना खराब नहीं दिखेगा आपको, दैट इज व्हाट। बट अगर आप रिपोर्टेड नंबर्स देखें सर, तो 150 करोड़ से 40 करोड़ एबिटा कम हो गया, 150 करोड़ से 40 करोड़ नीचे आ गया है। मार्जिन जो 5.5% थे वो सिर्फ 1.3% रह गए हैं। प्रॉफिट देयर वाज अ वन टाइम चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल, मेरे ख्याल में 50-52 करोड़ का था, उसके लिए भी इम्पैक्ट हुआ है। बट अदरवाइज ऑल्सो सर कहीं से भी आपको नंबर्स अच्छे नहीं दिखेंगे जिस तरीके से स्टॉक भागा है।
सर हेल्थ केयर के बारे में अगर मैं बात कर सकता हूँ तो कुछ कुछ कंपनीज हैं जिनमें मेरे ख्याल में हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो हेल्थ केयर स्पेस में है, तो हमें लगता है कि सब कंपनीज एक जैसी हैं। ओआई मेडिकल की बात कर रहा हूँ सर, और आपको याद होगा पहले अमृतांजन हेल्थ का नंबर आया था। तो इन कंपनीज ने मेरे ख्याल में लास्ट 4-5 क्वार्टर से कुछ भी नहीं किया सर। ओआई हैज बीन फ्लैट लाइक एनीथिंग सिंस लास्ट 4-5 क्वार्टर्स। आप सेल्स देखिए, वो 200 करोड़, 180 करोड़, 180 करोड़ यही रहेगा। एबिटा 50 करोड़, 40 करोड़ वही का वही रहेगा। ये जो एक्सपेंशन कोवई में आनी है, आई थिंक आई बीन हियरिंग सिंस लास्ट 2-3 इयर्स, बट अभी तक कुछ नंबर्स में नहीं आया है सर। सो नंबर्स कोई खराब नहीं थे, बट नो फायरवर्क्स एज पीपल आर एक्सपेक्टिंग। सिमिलरली अमृतांजन हेल्थ के नंबर कितना खराब आया था सर। सो सिर्फ हेल्थ और हॉस्पिटल है तो इसलिए उस स्टॉक पे चढ़ मत जाइए। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजों का विश्लेषण। 4 कंपनीज आपके लिए, 2 अच्छी नीलकमल जीएसपीएल, 2 उतनी अच्छी नहीं क्वेस्ट कॉर्प और कोवाई। नजर रखिए इन चारों स्टॉक्स पर। शुक्रिया वरिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों का विश्लेषण करने के लिए। आइए कुछ और स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं इससे पहले कि बाजार खुले और एक्शन वहां से भी आते हुए आपको दिखे। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, सुमित जी इस पर राय दें। इसके भी आए थे नतीजे और खास कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं रही है। आय एकदम सपाट थी, मुनाफे में हल्की सी बढ़त देखी है, स्टेबल क्वार्टर था, उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी। ऑपरेशनली अच्छा क्वार्टर रहा। चार्ट्स क्या कह रही हैं सर? देवांशु पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा लोअर लेवल से तेजी का मूव देखने को मिला है स्टॉक के अंदर, बट ऐसा कोई बड़ा तेजी नहीं दिख रहा है। स्टॉक के अंदर जो इमीडिएट नीचे में रेंज है 570 के आसपास है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 650 के आसपास है। तो फिलहाल पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। कोई ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है, लेकिन 20 से 30 रुपए की तेजी प्रेजेंट लेवल से देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो होल्ड करके चलें। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, ये है आपके लिए राय इस काउंटर पर। टेलीकॉम स्टॉक्स भी फोकस में आज आपको आते हुए दिखेंगे क्योंकि डीओटी ने जो टेलीकॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए पीएलआई स्कीम की नोटिफिकेशन जारी करी है, गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो आईटीआई, डी लिंक, इंडस टावर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, इन जैसे काउंटर्स पर ज्यादा आपको नजर रखनी पड़ेगी। आईटीआई, बंसल जी जरा इसके चार्ट पर राय दें, लगातार फोकस में आता रहता है बाजार के, क्या कह रहे हैं इसके चार्ट्स? देखिए दिवांशु 121 के अराउंड चल रहा है। चार्ट्स में एक एक्यूमुलेशन में स्टॉक चल रहा है और एक बेस बना हुआ है 119 का। तो टेक्निकली स्टॉक एक बाई मोड के अंदर है। 119 यहाँ पर एक स्टॉप लॉस बैठता है और स्टॉक का एक इमीडिएट टारगेट बैठता है 124.50 का, और एक बार 124.5 के लेवल्स क्रैक होंगे तो एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और पोस्ट ब्रेकआउट 129-130 के टारगेट निकल के आते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए 121 पर आईटीआई। अगर ब्रेकआउट आया तो 130 के करीब आपको काउंटर जाते हुए दिख सकता है।